मुद्दे पे बात करना चाहता हूं जिसका हिंदुस्तान की राष्ट्र सुरक्षा से सीधा और गहरा संबंध है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और वो ये है कि जब भी जंग होती है, किसी भी लेवल की जंग होती है, पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप की जो जिम्मेदारी होती है वो अलग होती है और वो तय है। पॉलिटिकल लीडरशिप की जिम्मेदारी होती है मिलिट्री को बताना कि देखिए, हम आपसे ये चाहते हैं, आप ये काम करिए। वो काम समझने के बाद मिलिट्री लीडरशिप की जिम्मेदारी ये होती है तय करना कि हम उसको कैसे करेंगे और कैसे हम कामयाबी हासिल करेंगे। ये दो अलग अलग काम है। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप मिलिट्री को यह बताना शुरू कर दे कि आप किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, आपका प्लान क्या होना चाहिए, तो उससे एक तो जो जवान होते हैं फौज के, उनका मनोबल गिरता है। दूसरा, क्योंकि वो सब जानते हैं क्या हो रहा है, और दूसरी बात यह है कि जो राष्ट्र सुरक्षा है उसको बहुत भारी नुकसान हो सकता है, और हुआ है। इस बात का इतिहास गवाह है। मिसाल के तौर पर जो दूसरा महायुद्ध हुआ था उसमें हम सब जानते हैं कि जो एडोल्फ हिटलर थे जर्मनी के, उन्होंने अपनी फौज को बताना शुरू कर दिया कि आपकी लड़ाई आप कैसे लड़ेंगे, और नतीजा क्या हुआ, कितनी भारी शिकस्त उठानी पड़ी जर्मन मिलिट्री को, वो हम सब जानते हैं। मान के चलिए अगर एडोल्फ हिटलर ने इंटरफेयर नहीं किया होता और जर्मन मिलिट्री ने खुद तय किया होता हम कैसे लड़ाई लड़ेंगे, तो हो सकता है कि जो नतीजा है जो दूसरे महायुद्ध का वो कुछ अलग ही होता। अब दूसरी तरफ की मिसाल देखिए, हिंदुस्तान में 71 की लड़ाई लड़ी गई, एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई, एक नया मुल्क बांग्लादेश बनाया गया। ये इसलिए हो पाया क्योंकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उन्होंने आर्मी चीफ जनरल मानेकशॉ को बुलाया, उनको बताया देखिए मैं ये चाहती हूं, आप ये करिए। आर्मी चीफ ने वो समझने के बाद तय किया उनको कितना वक्त चाहिए, कितनी उनको तैयारी चाहिए और उनका प्लान क्या होगा। इसमें प्राइम मिनिस्टर का कोई भी रोल नहीं था। होता क्या था कि जब तक जंग चली है 71 की, हर सुबह आर्मी चीफ जाते थे प्रधानमंत्री के दफ्तर में और उनको बता देते थे कि पिछले 24 घंटे में रणभूमि पर, बैटलफील्ड में क्या क्या हुआ है। बस ना प्रधानमंत्री को जुमलेबाजी करती थी और ना आर्मी चीफ को जुमलेबाजी करते थे। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जो मिलिट्री लीडर होते हैं उनको तो कभी जुमलेबाजी में पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत नुकसानदायक चीज है। कारण उसका यह है कि जो आम नागरिक होता है देश का, वो जो मिलिट्री के लीडर होते हैं उनकी बात को जंग के ऊपर बहुत सीरियसली, उसको बहुत अहमियत देता है। जहां तक पॉलिटिकल लीडर का ताल्लुक होता है वो सोचता है अरे ये तो लीडर है, जुमलेबाजी कर रहा है तो करता ही रहेगा, इसको सब्जेक्ट आता भी नहीं है। तो ये बहुत जरूरी बात है। अभी हम क्या देख रहे हैं कि जब से ये प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई है, चीजें बदल गई हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि आप ये 2.5 मिनट की क्लिप है, थोड़ी लंबी है, इसको आप जरूर सुनिएगा, उसके बाद हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे। तो ये क्लिप में क्या है कि एक चाणक्य डिफेंस डायलॉग हो रहा है नवंबर के एंड में दिल्ली में। तो ये कर्टन रेजर है, उसके तहत आर्मी चीफ बता रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, छोटी की क्या क्या चीजें हुई, तो उसको आप सुनिए। तो आपका असेसमेंट क्या है, इसके जो रिजल्ट्स रहे उसका आकलन क्या है ऑप सिंदूर 1.0 अगर मैं कहूं? 1.0 तो देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। तो अगर हम एक ऑनगोइंग ऑपरेशन की बात करते हैं तो इंडियन आर्मी उन चैलेंजेस के लिए हमेशा तैयार है। देखिए, जब कोई भी ऑपरेशन होता है उससे कुछ ना कुछ हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो इस ऑपरेशन में भी हमने कुछ शिक्षा ग्रहण की। जैसे सबसे पहले तो हमने ये लेसन प्राप्त किया कि इसमें सबसे पहले चीज ये है कि जो डिसीजन मेकिंग है या जो आपने निर्णय लेना है उसके लिए समय बहुत कम है, और निर्णय आपको हर लेवल पे लेना पड़ेगा। क्या आप यहां पे निर्णय ले और फिर नीचे पास करें, नहीं हो सकता। तो हर लेवल पे, हर स्तर पे लोगों को समय के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी और एक्शन लेने पड़ेंगे, कार्रवाई करनी पड़ेगी। दूसरी चीज जो इंटीग्रेशन बोलते हैं, इंटीग्रेशन का यह मतलब है कि चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीएपीएफ, साइबर, स्पेस, कोई भी हो, उसका इंटीग्रेशन हम जितना जल्दी करेंगे उतना हम इस लड़ाई को बड़े साझे ढंग से लड़ सकेंगे। क्योंकि आज की लड़ाई जो है वो मल्टी डोमेन है। अगर मैं बोलूं सिर्फ आर्मी अकेले लड़ सकती, नहीं लड़ सकती, हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। जो सैटेलाइट है वो बताएगी कि कौन कहां पर बैठा हुआ है, और जो उसी प्रकार से जो हमारे साइबर हैं उसका यह है कि क्या मुझे एक, मान लीजिए एक ड्रोन आ रहा है, तो ड्रोन के लिए क्या मुझे फायर करने की जरूरत है या मैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या कि लेजर से किल कर सकता हूं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इतनी आपस में घुल मिल गई हैं कि हमें उसमें साथ में बैठ के सोच विचार करना पड़ेगा। तीसरी चीज ये है कि लड़ाई कितने दिन चलेगी ये आज हम नहीं बता सकते हैं।
हमने तो लड़ाई तकरीबन मान लीजिए 88 घंटे में की, कल कोई 4 महीने भी चल सकती, 4 साल चल सकती है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए क्या हमारे पास साजो सामान है उस लड़ाई को लड़ने के लिए? क्या उसके लिए शस्त्र हैं? अगर नहीं है तो उसकी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। हमें यह देखना पड़ेगा कि हमें 4 साल की लड़ाई तक के लिए भी तैयारी करके रखनी। तो अब चलिए, इसमें 4 बातें उठाई गई हैं, आर्मी चीफ ने उठाई हैं, तो मैं उसमें थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। पहली बात उन्होंने ये कही है कि जो ऑपरेशन सिंदूर था, जो हम जानते हैं 88 घंटे चला, तकरीबन 4 दिन चला, वो कहते हैं ये तो ट्रेलर था, किसी फिल्म का ट्रेलर था। अगर अब पाकिस्तान ने कुछ भी हरकत करी, मतलब कि प्रॉक्सी वॉर अपनी अगर जारी रखी, तो हम जो है पूरे तैयार हैं और हम उसको ऐसा जवाब देंगे कि वो याद रखेगा। तो सवाल ये है कि ये जो ट्रेलर जिसको वो बता रहे हैं, उस ट्रेलर में हुआ क्या, चलिए वही पहले समझ लेते हैं। अब हम इसमें जानते हैं क्या हुआ कि आर्मी चीफ ने हमें बताया है कि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ये प्रधानमंत्री ने खुद दिया था। इसका मतलब प्रधानमंत्री की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी ऑपरेशन के अंदर, जो कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की है हिंदुस्तान के। उसके बाद हम जानते हैं कि ये ऑपरेशन इंडिया ने स्टार्ट किया। इंडियन एयरफोर्स ने मिसाइल्स भेजी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर पाकिस्तान के अंदर, और आधे घंटे के अंदर अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप ने यह तय कर लिया कि अब हमें लड़ाई आगे नहीं करनी। और ये खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में बोला है कि आधे घंटे के अंदर जो है ये हमारे डीजीएमओ ने उनके डीजीएमओ को कांटेक्ट किया और उसको बताया कि हम ये रोकना चाहते हैं। उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं रोकते, क्योंकि कोई भी मिलिट्री वाला जानता है अगर आप मिसाइल दागेंगे किसी की सरहद के अंदर तो वो रिटेलिएट तो करेगा ही, वो क्यों नहीं करेगा। तो ये भी इंटरफेरेंस थी पॉलिटिकल। अच्छा, फिर हमने देखा कि इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल हुआ है टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इंडियन एयरफोर्स कभी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पर मोदी सरकार ने ये 2 बार करी है। ये हमने देखा बालाकोट में हुआ, ये हमने देखा अब सिंदूर में हुआ। हुआ क्या, दोनों बार में जो कमियां होती हैं लड़ाई की, इंडियन एयरफोर्स की हर सर्विस की होती हैं, वो दुश्मन को पता चल गई। सबसे बड़ी कमी ये पता चली कि इंडियन एयरफोर्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है लड़ाई में, उसमें कमजोर है। तब भी थी 2019 में, और सिंदूर में भी कमजोर पाई गई। उसके बाद क्या हुआ कि इंडियन एयरफोर्स ने एयर टू एयर ऑपरेशन, जो कि खास होता है मिशन किसी भी एयरफोर्स का, उसमें हिस्सा ही नहीं लिया। तो ये भी ऑब्वियसली पॉलिटिकल डिसीजन था, और वो सोच ये रही होगी कि हम टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम अगर मिसाइल भेज रहे हैं और दाग रहे हैं, तो एयर टू एयर ऑपरेशन का मतलब हो गया कि हम मिलिट्री टू मिलिट्री फाइट करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो वो भी नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि ये सबका नतीजा क्या निकला। नतीजा ये निकला, इंडियन एयरफोर्स ने तो एयर टू एयर ऑपरेशन में शायद हिस्सा लिया ही नहीं, और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उन्होंने दावा कर दिया, पाकिस्तान ने दावा कर दिया कि हमने 7 फाइटर जेट इंडियन एयरक्राफ्ट के गिरा दिए हैं पहली रात को ही ऑपरेशन सिंदूर के। और उन्होंने कुछ दिनों के बाद 4 रफेल, जिसका उन्होंने दावा किया हमने गिराए, उन्होंने उसकी सबूत भी दे दिया। और फिर हमने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप जो थे वो हर जगह जाके बोल रहे थे, 50 बार से ऊपर बोला कि मैंने सीज फायर कराया हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, और 7 फाइटर जेट्स की बात करते रहे। और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने तो यूनाइटेड नेशन में जाके बोल दिया कि हमारी एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के 7 जेट्स को मार गिराया है। पर इंडियन साइड से उसका कोई जवाब नहीं था, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक था, ऑपरेशन सिंदूर जिसको कि आर्मी चीफ ट्रेलर बोल रहे हैं, उसके कारण पाकिस्तान का दुनिया में कद जो था बहुत ज्यादा बढ़ गया। जिसे हम कहते हैं उनकी जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बहुत ज्यादा बढ़ गई। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने आर्मी चीफ के उनको पहले बुलाया, उसके साथ लंच किया व्हाइट हाउस में, और पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक रोल दे दिया। मतलब स्ट्रेटेजिक रोल होता है अहम रोल, मिडिल ईस्ट के अंदर उसको रोल दे दिया गया। उसके बाद हमने क्या देखा कि अजरबैजान जो है, अजरबैजान, क्योंकि जो नतीजा देखा गया लड़ाई का, जो एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स ने दिखाया करके, उसके बेसिस के ऊपर अब अजरबैजान जो है वो 40 JF-17 एयरक्राफ्ट फाइटर्स ब्लॉक 3 जो कि पाकिस्तान बना रहा है चीन की मदद से पाकिस्तान के अंदर, वो उससे अब खरीदेंगे, ये तय हुआ है। अगर वो खरीद रहे हैं, जो खरीद रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो लोग हैं वो उनको ट्रेनिंग में भी मदद करेंगे। तो पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उनके वैसे भी अजरबैजान से रिश्ते बहुत अच्छे हैं। साथ साथ देखिए क्या हो रहा है, एक नई चीज हो रही है जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, सरकार कर रही है, वो ये है एक मिडिल कॉरिडोर बनाया जा रहा है।
वो मिडिल कॉरिडोर जो है वो कजाकिस्तान से शुरू होगा, फिर कैस्पियन सी जो है उसको क्रॉस करते हुए अजरबैजान आएगा, अजरबैजान से टर्की जाएगा और टर्की से यूरोप जाएगा। ये एक मिडिल कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिससे कि ट्रेड और मिनरल्स जो है वो यहाँ से जाएंगे। और ये मेरी जो सोच है वो ये है, ये एक खास काम जो है वो दिया गया है जो अभी नए आ रहे हैं अमेरिका के राजदूत हिंदुस्तान में, सर्गियो गौर उनको, क्योंकि सर्गियो गौर को जिम्मेदारी है, एक तो वो एम्बेसडर होंगे हिंदुस्तान में अमेरिका के, साथ साथ वो स्पेशल राजदूत होंगे साउथ एशिया के लिए और सेंट्रल एशिया के लिए अमेरिका के। तो ये उनका खास काम होगा, देखना कि मिडिल कॉरिडोर बने और उसमें आप मान के चलिए ये तय है कि पाकिस्तान का रोल होगा, क्योंकि पाकिस्तान अजरबैजान के साथ भी रिश्ते हैं, उनके टर्की के साथ भी रिश्ते हैं, और जैसे मैंने कहा कि उन्होंने JF-17 उनको अब वो बेच रहे हैं तो उनकी फिजिकल प्रेजेंस भी होगी। ये सब कुछ हो रहा है। साथ साथ जो कजाकिस्तान है उन्होंने इन प्रिंसिपल जो अब्राहम एकॉर्ड है वो भी साइन कर दिया है, करने वाले हैं इजराइल के साथ, मतलब शांति चाहते हैं। तो अब्राहम एकॉर्ड जो होता था सीमित मिडिल ईस्ट तक, अब वो सेंट्रल एशिया तक भी चला गया है। सीमित था पहले ये सिर्फ अरब कंट्रीज तक, तो ये प्रोफाइल बढ़ गई पाकिस्तान की। साथ साथ क्या हुआ है कि इंडोनेशिया खरीद रहा था रफाल जेट, अब उन्होंने अपना मन बदल लिया है और अब वो बातचीत चल रही है, वो खरीदना चाहते हैं चाइनीज के 40 J-10C। ये वही जहाज है जिसको कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया था। तो कहने का मतलब ये है, जो हमारे आर्मी चीफ जिसको बोल रहे हैं ट्रेलर था, देखिए उससे क्या क्या हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। उनका दूसरा पॉइंट है जो वो उनसे पूछा गया कि आपने क्या सबक सीखा है, जो सबने सुना होगा। तो लेसन में उन्होंने ये बताया कि एक तो ये सीखा है कि जो डिसीजन मेकिंग है, मतलब जब आप फैसला लेते हैं तो फैसला बहुत जल्दी जल्दी लेना पड़ता है, इसलिए फैसला एक जगह नहीं लिया जा सकता और फिर वो आप नीचे सबको बताएं वो फैसला, इसलिए फैसला हर लेवल पे लेना पड़ेगा अगर आपको ऑपरेशन जल्दी करना है तो, ये बताया। अब देखिए दिक्कत कहाँ आई होगी, सोचने की बात है। अगर आर्मी चीफ ये कह रहे हैं तो ये बहुत सीधी सी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर में फैसले जो थे वो टॉप लेवल पे एक जगह लिए जा रहे थे। पॉलिटिकल लीडरशिप की इन्वॉल्वमेंट थी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की इन्वॉल्वमेंट थी, वो तो हम जानते ही हैं ट्राई सर्विस ऑपरेशन के अंदर। और देखा जाए तो CDS का कोई ऑपरेशन रोल है ही नहीं, वो सिर्फ एडवाइजर होने चाहिए थे प्रधानमंत्री के। तो आर्मी चीफ जो ये कह रहे हैं वो ये है कि अब हम चाहते हैं कि ये डिसीजन मेकिंग नीचे के लेवल पे भी हो। अब मैं ये बताना चाहूँगा आर्मी चीफ को, शायद उनके दिमाग से ये बात उतर गई है कि जो हमारी लड़ाई है, हिंदुस्तान की लड़ाई की जो सोच है, जो डॉक्ट्रिन है, वो ये है कि प्लान एक बनेगा, सब सर्विसेज प्लान बनाती हैं हमें क्या करना है। उसके बाद क्या होता है, जैसे अगर लैंड की लड़ाई है तो आर्मी और एयरफोर्स उनकी अलग अलग काबिलियत है, तो वो अपनी अलग काम करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं उसमें ऐसा। और डिसीजन मेकिंग जब वो कोऑर्डिनेट करते हैं वो अपनी सर्विस में तय करते हैं कैसे करना है, और ये इसके लिए SOP जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सब बने हुए हैं, सब जानते हैं। अब क्योंकि आप उल्टा काम करना चाहते हैं इसलिए आपको ये डिसीजन मेकिंग की दिक्कत आ रही है। अगला पॉइंट इनका लेते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहे हैं कि हमने ये सबक सीखा है कि इंटीग्रेशन होना जरूरी है। इंटीग्रेशन आर्मी का, एयरफोर्स का, CAPF का। CAPF होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, इसमें क्या है वो CRPF आती है, BSF आती है, ये जितने भी ये पुलिस फोर्सेस हैं होम मिनिस्ट्री के अंडर, ये सब उसमें आती हैं। स्पेस वो कहते हैं, साइबर, ये सब होना चाहिए। इन सबको इकट्ठा रखना है क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि इन सबको इंटीग्रेट करके लड़ाई करनी है और इसको वो बोलते हैं मल्टी डोमेन ऑपरेशंस। अब मैं दो बातें यहां बताना चाहूंगा आर्मी चीफ को। पहली बात, ये CAPF जो है इसका कोई रोल नहीं है मल्टी डोमेन ऑपरेशन में, बिल्कुल, क्योंकि CAPF जो है वो सिक्योरिटी उनका काम है, डिफेंस नहीं है, वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। जहां तक डिफेंस का ताल्लुक है, मल्टी डोमेन ऑपरेशन डिफेंस का ऑपरेशन है। यहां पर जब आप बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन एक लंबा तरीका है, एक लंबा प्रोसीजर है। मिसाल के तौर पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन तीनों को नेटवर्क करना पड़ेगा, इनके कम्युनिकेशन लाने पड़ेंगे जो सॉलिड कम्युनिकेशंस हो, वो आपको पहली चीज चाहिए। दूसरी आपको चाहिए कि जो डोमेन्स हैं जैसे कि साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, स्पेस, इसमें आप काबिलियत बढ़ाइए। काबिलियत दो तरीके से बढ़ेगी। पहले जब आप काबिलियत बढ़ाएंगे उसको हम बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लायर। उसका मतलब यह होता है कि जैसे 3 आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है, वो उनकी अलग अलग मदद कर रही है, उनके इजाफा कर रही है, इंक्रीज कर रही है उनकी ऑपरेशन की क्षमता को। दूसरा लेवल होता है कि जब ज्यादा ये काबिलियत आ जाती है तो ये आप अपने अलग ही एक डोमेन बन जाती हैं लड़ाई करने की।
तब ये हालत होती है कि आपके पास 4 तो हो जाती हैं फिजिकल डोमेन, जो कि लैंड, एयर, सी, नेवी और स्पेस हो गई, और 2 हो जाती हैं वर्चुअल, जो है कि साइबर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करते हैं। आप उनको फिर नेटवर्क करिए इन 6 को, उसको मल्टी डोमेन ऑपरेशन बोलते हैं। तो जो आज आर्मी चीफ बोल रहे हैं इंटीग्रेशन की, ये मल्टी डोमेन ऑपरेशन लंबा काम है, इसके लिए आपको शांति चाहिए, और इसके बाद आप बात करिएगा थिएटराइजेशन की, कि क्या थिएटराइजेशन की जरूरत है, उसकी क्या शेप होगी। तो ये प्रोसीजर है। अब नेक्स्ट देखिए आर्मी चीफ क्या बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो थी ट्रेलर, ये तो 88 घंटे चला। अब हम जानते नहीं है कि जब अगला ऑपरेशन सिंदूर 2 हो तो वो 4 दिन चलेगा, कितने दिन चलेगा, 4 महीने चलेगा कि 4 साल चलेगा। वो कह रहे हैं हम जानते नहीं है। इसमें बिल्कुल साफ बात है कितने दिन चलेगा, इसमें क्या जानना है आपको। और ये सिंदूर से साफ तो सामने आ चुका है, जो लड़ाई सिंदूर 2 होगी वो एक फुल स्केल वॉर होगी, जिसकी तैयारी पाकिस्तान कर रहा है, और उसमें मैं वीडियो ऑलरेडी कर चुका हूं। वो 7 या दिन में खत्म हो जाएगी। वो डिसाइसिव वॉर होगी, उसमें फैसला होगा, और वो एक बहुत इंटेंस वॉर होगी। इसका मतलब है उसमें जो असला है वो बहुत तेजी से इस्तेमाल होगा। मैं ये सब क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान का हमने सिंदूर में देखा, हिंदुस्तान की फौज के ऊपर तीनों एरिया में वो थोड़े बेहतर दिखे। उसका कारण उसका यह है, जहां तक स्पेस का ताल्लुक है, स्पेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्पेस का देखिए, एक तो होता है सर्विलेंस, उससे ज्यादा क्या होता है जब आप मिसाइल फायरिंग करते हैं तो स्पेस मदद करती है एक्यूरेसी ऑफ द मिसाइल में। इस समय 2 सिस्टम है जो इसमें कामयाब होंगे। एक तो है जीपीएस अमेरिका का, और दूसरा है बेदू चाइना का। बेदू जो है वो ज्यादा एडवांस्ड है जीपीएस से, ये सभी जानते हैं। और बेदू जो है वो डायरेक्ट मदद कर रहा है पाकिस्तान मिलिट्री की, उनके वहां ग्राउंड स्टेशन लगे हुए हैं। जब मैं कहता हूं कि ये ज्यादा एडवांस है मिसाइल के ताल्लुक में के उसमें, उसका मतलब ये होता है उसमें एक एटॉमिक क्लॉक होती है। उसकी एटॉमिक क्लॉक जो है वो एग्जैक्ट टाइमिंग देती है, क्या कहां कब आपको कैसे मिसाइल, उसकी डिटेल्स है, उनकी ज्यादा बेहतर है। ये सब जानते हैं बेदू की जीपीएस से। अच्छा, हमारी डिपेंडेंसी जो है वो जीपीएस के ऊपर है मिसाइल फायर करने की। अब मान लीजिए जैसे ट्रंप साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप नाराज थे इंडिया से, अगर मान लीजिए वो बंद कर देते जीपीएस, तो हम क्या करते? कहने का मतलब ये है, हमारा अभी जो सिस्टम है, हमारा अपना जो है सिस्टम, वो अभी इतना ज्यादा कामयाब नहीं है, और सब जानते हैं इस बात को। मैं इस पर ज्यादा और टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। जहां तक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का ताल्लुक है, उन्होंने दिखाया है उनकी बेहतर है। हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बालाकोट में कमजोर दिखी थी, और अभी तक उसको बहुत अच्छा कर लेना चाहिए था, पर वो नहीं हो पाई। क्यों? ये इंडियन एयरफोर्स ही बता सकती है, और या मिलिट्री बता सकती है इसका कारण क्या है। तीसरी बात होती है साइबर की। साइबर भी हमने देखा, उन्होंने एक नमूना दिया था, जम्मू कश्मीर के जो जितने भी वो थे कंप्यूटर्स थे वो बंद कर दिए। तो काबिलियत है, और चीन उनकी पूरी मदद कर रहा है। आप मान के चलिए, सिंदूर 1 में चीन ने मदद करी, सिंदूर 2 में और मदद करेगा चीन, पूरी पाकिस्तान की। बिकॉज चीन आपसे लड़ाई नहीं लड़ेगा, चीन आपको समझता ही नहीं है अपने लेवल का। पर चीन ये देखेगा कि पाकिस्तान जो है वो काफी अच्छा करेगा जब सिंदूर 2 होगा। इसी कारण से, क्योंकि ये इन डोमेन्स में, मैंने इनको वर्चुअल डोमेन्स बोला है, ये जो होती हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर, स्पेस, इसमें अगर आप अव्वल नहीं हैं, आप लड़ाई नहीं जीत सकते, क्योंकि उनके पास ये काबिलियत है। पाकिस्तान के पास, चीन ने उनकी मदद कर रही है, करा है और करती रहेगी। तो अब वो जो लड़ाई लड़ेंगे अगली जो होगी फुल स्केल, वो होगी जिसको मैं बोलता हूं एक अलग अंदाज में, जिसको ऑपरेशनल लेवल ऑफ वॉर बोलते हैं, जो एक डिसाइसिव लेवल ऑफ वॉर होता है, वहां पर होगी। और हमने देखा भी है, जो पाकिस्तान एयरफोर्स थी, उन्होंने जो दिखाया, नमूना दिया सिंदूर के अंदर, वो एक मल्टी डोमेन ऑपरेशन का था। मतलब बीवीआर, आप बियॉन्ड विजुअल रेंज, मतलब आप 143 किलोमीटर से आप फायर कर रहे हैं मिसाइल को। आप डॉग फाइट नहीं कर रहे हैं कि आप मतलब एक हवाई जहाज की दूसरे से लड़ाई हो रही है और दोनों पायलट एक दूसरे को दिख सकते हैं, नहीं, ये एक अलग लड़ाई है। उसी तरीके से उन्होंने सिंदूर के बाद जो है, उन्होंने अब एक नई रॉकेट फोर्स खड़ी कर ली है पाकिस्तान आर्मी के अंडर, और इस पर मैं काफ़ी वीडियो कर चुका हूं। कहने का मतलब यह है कि अब वो काबिलियत देख रहे हैं, इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल आएंगी पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर, मान के चलिए 5th जनरेशन J-35 आएंगे। तो ये सब काबिलियत वो ले रहे हैं, अपनी जो उनकी खामियां हैं वो भी उसको भर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि एक तरफ तो वर्चुअल डोमेन्स में जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, साइबर है, स्पेस है, इसमें उनकी मदद बहुत है, और काफ़ी चाइना और उनकी अपनी क्षमता बहुत है। और दूसरी तरफ अब वो ये मिसाइल्स में भी जा रहे हैं, काइनेटिक फायर के अंदर, जो बहुत तेज से और हाइपरसोनिक स्पीड से होंगे। कहने का मतलब ये है कि
हमको समझना चाहिए ये लंबी लड़ाई नहीं है, बट काबिलियत चाहिए है। अगर छोटी लड़ाई भी होगी, ये जैसे मैं कह रहा था 7 से 10 दिन से ज़्यादा की नहीं हो सकती, तो उसके अंदर भी एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चाहिए, जिससे कि आपको लड़ाई लड़ने के लिए ये घबराहट ना हो कि मेरे पास एमुनिशन सिर्फ इतना है, इतना सामान है। आपके पास ये होना चाहिए कि बहुत तेज़ी से आप लड़ाई लड़ें। उसके लिए आपके पास इंडिजिनस कैपेबिलिटी चाहिए। कहने का मतलब ये है, आर्मी चीफ को सुनने के बाद कोई वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। खानसा न्यूज़ लॉन्चर।